Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your ISC Macroeconomics second chapter, which is money. ठीक है, I have finished theory of income employment in 4 parts. If you haven't watched the video yet, I'm going to leave the link in my description below. Kindly go check that out and then come back to this chapter, money. Now, money and banking मिला के there is one unit and जिसका approximately 6 to 7 marks का question आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा. This is a very easy chapter and थोड़ा सा theoretical है. आपको theoretical way में ही इसको पढ़ना पड़ेगा. You need to do a little bit of learning over here, but after you have understood the concept. So without much ado, let's get started. ठीक है? So money. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके मन में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि मनी का रिक्वायरमेंट आखिर पड़ता क्यों है? सिंपल वर्ड, ट्रेड करने के लिए. व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग. एंड जब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा होता है तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में एक्सचेंज क्रिएट होता है, जहां पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता है एंड अगेंस्ट दैट कंज्यूमर उन्हें मनी देता है. सो एक्सचेंज करने के लिए मनी का रिक्वायरमेंट है. नाउ इफ वी गो बैक इन द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू हैपन अर्लियर, तो उसको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता था, राइट? जहां पे एक गुड को दूसरे गुड के बदले ही ट्रेड ऑफ कर लिया जाता था. पहले मनी बोल के तो कुछ होता नहीं था, पहले गुड्स वर ट्रेडेड फॉर अनदर गुड्स, जिसको हम लोग सबसिस्टेंस एक्सचेंज भी बोलते थे. सो एक्सचेंज का मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि मैंने कोई गुड बनाया जो कि मेरे पास सरप्लस में पड़ा है, सो आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑफ दैट सरप्लस गुड. पहले अपना रिक्वायरमेंट को हटा के उस गुड में से जो मैंने बनाया, मेरा जितना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो भी मेरे पास सरप्लस बचा है उसको मैं ट्रेड ऑफ कर लूंगा, यानी उसको मैं एक्सचेंज कर लूंगा किसी और गुड के लिए, किसी और पर्सन के साथ, जो कि मैं खुद नहीं बनाता बट आई नीड दैट प्रोडक्ट. तो सिमिलरली सामने वाला भी क्या करता था, उन्होंने जो अपने कंजम्पशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसका सरप्लस को हटा के जितना लेफ्ट ओवर बचता था, वो लोग भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसको ट्रेड ऑफ कर लेते थे, जो कि वो खुद नहीं बनाते थे. सो एक्सचेंज का मीनिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे. Exchange is the act of trading. What is the meaning of trading? Trading is basically buying and selling. ठीक है, buying and selling. So trading is buying and selling of the surplus good. Surplus यानी कि excess में जो goods हमारे पास पड़ा हुआ है, people have to obtain the other thing, कोई other good which they require but they do not produce themselves. And पहले के जमाने के ट्रेडिंग को या एक्सचेंज को हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते थे, जहां पे बार्टर सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एक गुड को आप दूसरे गुड के साथ ट्रेड ऑफ कर लेते थे. एंड उस टाइप के इकोनॉमी को हम लोग बार्टर इकोनॉमी बोलते थे, एंड उस टाइप के एक्सचेंज को हम लोग बार्टर एक्सचेंज बोलते थे, या C2C इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो, वेयर C2C का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. बार्टर सिस्टम में कमोडिटी कमोडिटी के लिए एक्सचेंज हो रहा है, सो C2C इकोनॉमी या कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो. ठीक है, हाउएवर बार्टर सिस्टम वाज अ फेलियर. बार्टर सिस्टम काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया. कारण, रीजन क्या है, लिमिटेशंस क्या थे बार्टर सिस्टम के, या शॉर्टकमिंग्स क्या थे बार्टर सिस्टम के, शॉर्टकमिंग्स के नाम से भी आ सकता है, या ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम के. सबसे पहला लिखा हुआ है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट. नाउ को इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट. एक्सक्यूज मी, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर. फुलफिलमेंट यानी फुलफिलिंग, सैटिस्फाइंग ऑफ म्यूचुअल वांट, यानी दो जन का वांट एक साथ सैटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि दो जन को वही प्रोडक्ट चाहिए जो एक दूसरे के पास रखे हुए हैं. नाउ इस टाइप का को इंसिडेंस, सपोजिटली मेरे पास है 2 kg ऑफ व्हीट एंड आपके पास है 2 kg ऑफ राइस. तो हम दोनों बार्टर सिस्टम में व्हीट और राइस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हमारा वांट तो सैटिस्फाई हो जाएगा. लेकिन व्हाट इफ मेरे पास व्हीट है, आपके पास राइस है, एंड आपको राइस के अगेंस्ट में बाजरा चाहिए, आपको व्हीट नहीं चाहिए.
तब आप क्या करोगे? वहां पे बार्टर सिस्टम बिकेम अ फेलियर कि दो इंसान के म्यूचुअल बॉन्ड सेम होंगे कि नहीं वो बेरली को इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इस टाइप का को इंसिडेंस बहुत रेयर था। इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड व्हेन टू पर्सन मे नॉट डिजायर टू परचेज ईच अदर गुड्स। वहां पे बार्टर सिस्टम वाज अ डिफिकल्ट सिनेरियो टू ट्रेड विद। सेकेंड वॉज लैक ऑफ कॉमन यूनिट। बार्टर सिस्टम में क्योंकि गुड्स को ट्रेड किया जा रहा है दूसरे गुड में, अब मैं कैसे एग्जैक्टली आज मॉडर्न इकोनॉमी के टर्म्स में बोलूं कि 2 kg वैल्यू ऑफ 2 kg ऑफ व्हीट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 kg ऑफ राइस? क्या आज मनी इकोनॉमी में जहां पे हम लोग मनी को यूज करते हैं, क्या आप बोल सकते हो कि मार्केट प्राइस के टर्म में 2 kg ऑफ व्हीट will be equal to the value of 2 kg of rice? क्या ये जरूरी है? The answer is no. 2 kg of wheat will not be equal to the value of 2 kg of rice. So वहां एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि कोई कॉमन ग्राउंड, कोई कॉमन पैरामीटर, कोई कॉमन यूनिट नहीं था जिससे हम लोग वैल्यू ऑफ कमोडिटी को मेजर कर सके, क्योंकि एक गुड को दूसरे गुड के टर्म्स में ही मेजर किया जा रहा था, विच वॉज जस्ट बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कि मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए। आई डोंट केयर कि उसका वैल्यू क्या मेरे गुड के वैल्यू के बराबर है कि नहीं, मुझे बस ट्रेड ऑफ कर लेना है। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर किसी पर्सन के पास ऐसा कमोडिटी हो जो कि इनडिविजिबल हो, सपोजिटली मेरे को 2 kg ऑफ व्हीट के अगेंस्ट में एक शीप चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट 1 शीप, लेकिन सामने वाला प्राइस रख रहा है कि आपको एक शीप के अगेंस्ट में एटलीस्ट 5 kgs ऑफ व्हीट देना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा वहां पे? 2 kg ऑफ व्हीट के लिए क्या भेड़ को आधा काट दोगे आप? पॉसिबल नहीं है, शीप मर जाएगा। सो इट विल हैव नो वर्थ, नो वैल्यू। सो इनडिविजिबल कमोडिटी या लार्ज कमोडिटी जिसको डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में पॉसिबल नहीं है, उस केस में भी बार्टर सिस्टम वाज अ लॉट डिफिकल्ट, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, लैक ऑफ रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। बार्टर सिस्टम में आपके कमोडिटीज ही आपके वेल्थ है, आपके एसेट है, आप उसको कैसे स्टोर करोगे? दो प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला तो जगह, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आपको अलग से एक वेयरहाउस या गोडाउन बनाना पड़ेगा गुड्स को स्टोर करने के लिए, ताकि आप उसको ट्रेड ऑफ कर सको या आप उसको पिलफरेज यानी डिस्ट्रॉय होने से बचा सको। दूसरा प्रॉब्लम स्टोर करने में ये आता है कि गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम गुड्स का वैल्यू जो है डिटीरियोरेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फिर शायद आज उस गुड्स के बदले मुझे शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कल जब वो डिटीरियोरेट हो जाएगा या उसका वैल्यू खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो ये आपका और एक प्रॉब्लम था स्टोरेज को लेके, ठीक है। पांचवा, डिफिकल्टी इनटू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अबाउट फ्यूचर पेमेंट, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पॉसिबल नहीं था। आज मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस्ड होते हैं कि आप गुड्स लेते हो एंड आप बोलते हो कि मैं बाद में पैसा दे दूंगा। पैसा यानी मनी का वैल्यू क्योंकि डिक्रीज नहीं होगा बोल के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंटर करना इजी है। गुड्स के केस में, बार्टर सिस्टम के केस में, क्योंकि गुड्स का वैल्यू पेरिश हो जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बोल के आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं अभी तुम्हारा प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं, मैं बाद में अपना प्रोडक्ट दे दूंगा। हो सकता है आपका प्रोडक्ट का वैल्यू सेम ही ना रहे जब तक आप उसको रिटर्न बैक करो। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। एंड सिक्स, लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। आज आप मॉडर्न इकोनॉमी में क्या करते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द लेबर इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, आप उनका वेजेस डिसाइड करते हो कि उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए उनके स्किल के हिसाब से। बार्टर सिस्टम में जब आप गुड्स को दे रहे हो किसी को एज अ पेमेंट, उसमें आप कैसे ये जो बेनिफिट है कि अच्छा ये स्किल्ड है, ये सेमी स्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है, उसके हिसाब से इसको इतना क्रॉप्स मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। आप इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि भूख तो सबका एक जैसा ही है, चाहे फिर वो सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या फिर स्किल्ड लेबर हो। तो बोल के डिविजन ऑफ लेबर का, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना कि किस लेबर ने कैसा कंट्रीब्यूट किया है, उसके हिसाब से उसको वैसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं था बार्टर ट्रेडिंग में। दैट इज व्हाई बार्टर सिस्टम वाज अ फेलियर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। देयरफॉर डिस्कशन हुआ, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था, कोई ऐसा चीज चाहिए था जो कि जेनरली एक्सेप्टेबल हो। जेनरली एक्सेप्टेबल का मतलब कि कोई भी उसको डिनाई ना करे।
बार्टर सिस्टम में सामने वाला पर्सन आपके गुड को डिनाई कर सकता है, जब तक को इंसिडेंस ना हो कि उसको आपका गुड चाहिए ना आपको उसका गुड चाहिए, तब तक बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता था। बोल के पीपल नीडेड समथिंग विच विल बी जेनरली एक्सेप्टेबल, मीन्स नो बडी विल डिनाई इट फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड। बोल के मनी को लाया गया बिकॉज मनी विल बी समथिंग विच विल बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, इट विल पोजेस general acceptability, everyone will accept money as a means of payment, as a zariya of payment for any kind of transaction. At the same time, we needed something which act as a common measure of value. With the help of money, using demand and supply, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 में पढ़ा कि डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट करके इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है, एंड वो प्राइस हमें क्या बताता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी जो हमें पे कर देना है टू अक्वायर दैट commodity. So we needed something which will act as a common measure of value, जिससे हम लोग वैल्यू को मेजर कर सके in terms of money. At the same time, we needed something which will act as a store of value, and at the same time which will act as a transfer of value. So money को या तो आप लिक्विड फॉर्म में ही डायरेक्टली स्टोर करके रख सकते हो, उसका वैल्यू रिड्यूस नहीं होगा, या फिर अगर आपको लिक्विड फॉर्म में स्टोर ना भी करके रखना हो तो भी आप मनी को एसेट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख सकते हो। आपने शेयर्स ले लिया, आपने बॉन्ड ले लिया, या आपने गोल्ड कर लिया, या आपने प्रॉपर्टी बना लिया, कोई भी एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप वेल्थ को स्टोर कर सकते हो। सो मनी विल एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। एट द सेम टाइम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ कि जब आप कोई गुड्स परचेज करोगे एंड किसी को वो अमाउंट दे दोगे, वो मनी दे दोगे, यू आर देयर बाय ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द अदर पर्सन. That is what money is. So kindly go through the meaning definition of it. Money will be defined as anything, something which is generally acceptable, means everybody is bound to accept it, nobody will deny it. As a means, means का मतलब हो गया as a source, ठीक है, as a means of exchange. Exchange means as a means of trading, that is buying and selling. And at the same time it will act as a measure and the store of value. General acceptability means as a means of payment or as a medium of exchange is the unique feature of money that everybody accept it as a medium of exchange. Money possesses the general purchasing power, that is the power to buy things in the market directly from the market, and people accept money because they believe that it will be accepted by others as well as a means of payment. Money is accepted because it is accepted by others. तो ये आप अपना मीनिंग में लिख के आइएगा, ठीक है? आई होप दैट इज क्लियर. चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी के बारे में. कितना टाइप ऑफ मनी है? सबसे पहला मेटालिक मनी. मेटालिक मनी को आप कॉइन्स बोल सकते हो. जितने भी कॉइन्स है, पैसे कॉइन्स हुआ करते थे, या फिर आज के डेट में आपका 20 रुपीज तक का कॉइन आ चुका है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, उन सबको मेटालिक मनी बोलते हैं. नाउ मेटालिक मनी को एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत स्पेसिफिक है. अब देखिए यहां कुछ लिखा हुआ है, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू इज द एक्सचेंज वैल्यू. फेस वैल्यू इज द एक्सचेंज वैल्यू, यानी उसको मैं अगर दूंगा तो उसके बदले में मुझे कितना वर्थ का प्रोडक्ट मिलेगा, वो है उसका फेस वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू. एंड टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक या मेटालिक वैल्यू, इसका मतलब होता है उसका प्रोडक्शन वैल्यू, कि उसको बनाने में एक्चुअली कितना खर्चा आया. तो सपोजिटली अगर आप 10 रुपी कॉइन को ले लो, 10 रुपी कॉइन को बनाने का खर्चा कितना आएगा? मे बी 1 रुपी, 1 रुपी 5 पैसा, 1 रुपी 50 पैसा, 2 रुपीज मैक्स टू मैक्स उसका प्रोडक्शन वैल्यू होगा. सो वो कहलाएगा उसका मेटालिक या इंट्रिंसिक वैल्यू. लेकिन उस प्रोडक्शन वैल्यू जो कि 2 रुपए है, उसको जब मैं एक्सचेंज कर रहा हूं किसी कमोडिटी के लिए, तो मुझे 10 रुपीज वर्थ का प्रोडक्ट मिल रहा है. तो आप बोल सकते हो कि उस 10 रुपी कॉइन का जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी उसके प्रोडक्शन वैल्यू से. सो दोनों ही टोकन मनी, अच्छा मेटालिक मनी को टोकन मनी भी बोलते हैं, इट्स द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? दोनों ही केस में मेटालिक मनी ले लो या पेपर मनी ले लो, यानी कि करेंसी नोट्स ले लो, दोनों का ही फेस वैल्यू यानी कि जो एक्सचेंज वैल्यू है, it will be more than its intrinsic, that is production value, उसको बनाने का खर्चा. That is how we explain, ठीक है?
So coins refer to metallic money. Example are 1, 2, 5, 10 rupee coins. Coins are called token money. Token money is the money, the face value of which it is more than the intrinsic or the metallic value. Token coins these days are usually made up of cheap metals like nickel, copper or bronze, and they are generally of lower denomination. Now this is denomination. Denomination का मतलब होता है category. ठीक है, कैटेगरी. ये डीमोनेटाइजेशन नहीं लिखा है, डिनोमिनेशन लिखा है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कॉइन्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ स्मॉल वैल्यू. वहीं करेंसी नोट्स या पेपर मनी क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन वैसे ही करते हैं हम लोग जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए यहां लिखा भी है. दे हैव अ वेरी स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर ओन, यानी इनका भी फेस वैल्यू, पेपर नोट्स का भी फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट. ठीक है. So currency notes are paper money. Example are 5, 10, 20, 50, 100, 500, 200 rupees notes that we carry around to make everyday purchases. In India, all paper money in circulation consists of notes issued by RBI. यानी ये तो आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक के पास एक्सक्लूसिव पावर है सारे करेंसी को इशू करने का. तो वही लोग पेपर करेंसी को इशू करते हैं. It is issued by the central bank of our country and currency notes have a very small intrinsic value of its own. यानी प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ इट्स ओन. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल मनी. नाउ कन्वर्टेबल मनी क्या होता था, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर आरबीआई के पास पावर है करेंसी को प्रिंट करने का, तो आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी इशू करके सबको करोड़पति क्यों नहीं बना देता है. एक कंट्री ने ऐसा किया था, जिम्बाब्वे, एंड उसने रातों रात इतने सारे नोट्स छाप के सब सर्कुलेट कर दिया इकोनॉमी के अंदर में कि नेक्स्ट डे से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया. एक इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, एक इकोनॉमी में सिर्फ उतना पैसा होना चाहिए जितना वर्थ का गुड्स एंड सर्विसेज है. मैंने चैप्टर 12 में आपको सिखाया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू द इनकम दैट पीपल और द इकोनॉमिक एंटिटी शुड हैव इन देयर हैंड. अगर उससे ज्यादा इनकम इकोनॉमी में रोटेट करेगा, जितना गुड्स ना हो उससे ज्यादा अगर परचेजिंग पावर होगा, तो लोग तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहेंगे, लेकिन उतना गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है नहीं, शॉर्टेज हो जाएगा एंड उसकी वजह से एग्जिस्टिंग गुड्स का प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. सो सेंट्रल बैंक सबको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता है. इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक रूल हुआ करता था कि जब भी आप फ्रेश करेंसी को इशू करोगे तो आपको उसके अगेंस्ट में गोल्ड को एज रिजर्व्स रखना पड़ेगा एंड देन उसके बाद उस करेंसी को इशू करना पड़ेगा. आपने गोल्ड रिजर्व्स बनाए, करेंसी इशू किए, सर्कुलेट किए, जब वो खत्म हो जाएगा करेंसी इन द इकोनॉमी, तब उन गोल्ड रिजर्व्स को रिलीज करके बेच के वापस से उस मनी को एक्सट्रैक्ट करके पेनिट्रेट किया जाएगा मार्केट में. एंड जब वो पेपर करेंसी कंप्लीट होगा उसके बाद आप वापस से फ्रेश करेंसी को इशू कर सकते हो. उसी को हम लोग कन्वर्टेबल मनी कहा करते थे. दैट अर्लियर मनी वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड. However, gold is a precious at the same time metal which is available in limited quantity. So आप हर बार गोल्ड को एज रिजर्व्स नहीं रख सकते हो, अदरवाइज गोल्ड खत्म हो जाएगा. सो उसके लिए फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि गोल्ड कन्वर्जन को अब और मैंडेटरी नहीं रखना है. सो पेपर मनी उसके बाद से इनकन्वर्टेबल मनी बन गया, यानी कि आपको गोल्ड एज रिजर्व्स नहीं बनाने पड़ेंगे. यही था कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल मनी. आई होप दैट इज क्लियर. So initially central bank issued currency that was fully convertible into gold, therefore it was known as convertible money. Convertible paper money refers to currency note which can be converted into standard gold or silver coins. But after World War I, almost all the country abandoned, yani removed gold convertibility, and from that time onwards paper money became inconvertible. That is, there is no compulsion for the central bank to exchange it for gold. At present, all the paper currency is inconvertible. That is, it is not convertible into gold or silver. If you look at any currency note, it says it carries a legend, I promise to pay bearer the sum of 100 rupees signed by the governor of RBI. आप कोई भी पेपर नोट उठाइएगा, आप देखिएगा, आपको देखने मिलेगा कि वहां पे, जैसे ये आप ले लो, यहां पे आपको देखने मिलेगा दैट आई प्रॉमिस टू पे बेरर द सम ऑफ इतना रुपीस. इसका मतलब आजकल का मनी जो है वो अगला वाला मनी फियाट या फिर लीगल टेंडर मनी है. लीगल टेंडर होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उस पेपर करेंसी को एज अ मनी डिक्लेयर किया है. सो इट इज टू बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट बाय एवरीबॉडी. गवर्नमेंट इज बैकिंग अप दैट मनी.
ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मनी, फियाट मनी। फियाट का मतलब होता है ऑर्डर, देखिए यहां लिखा भी है, इट इज इशूड ऑन दी ऑर्डर, यानी फियाट। फियाट मतलब हो गया ऑर्डर। सो हर एक पेपर करेंसी नोट फियाट मनी है। फियाट मनी का मतलब वो लीगल टेंडर है, and being legal tender, it means that everybody is bound to accept it. It is like compulsion on everyone कि अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है तो मनी को एज अ लीगल पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय एवरीवन। उसी को हम लोग फियाट मनी बोलते हैं। सो पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एक्ट एज मनी बिकॉज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन इट and it is issued on the order, that is fiat of the government. It is called fiat money because government has declared it as a legal tender. They have legal sanction. Legal sanction का मतलब हो गया legal approval. Legal sanction means legal approval or legal backing. Backing means support of the government. They serve as money on the fiat of the government. Being legal tender means that individuals are bound to accept it in exchange for any kind of commodity or services. इट कैन नॉट बी रिफ्यूज, कोई उसको ना नहीं बोल सकता है, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी काइंड, दैट इज फियाट मनी। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आया नया कॉन्सेप्ट कि मनी कैरी करना कैन बी स्ट्रेसफुल, राइट, कि चोरी हो जाए या आपसे काउंटिंग एरर हो जाए तो आप ज्यादा पैसा किसी को दे दो, बोल के इसको ईज आउट करने के लिए बैंक्स के कॉन्सेप्ट आए, जहां पे बैंक में आप अपना पैसा को डिपॉजिट कर सकते हो। बैंक आपको एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग चेक्स दे देता है एंड आप उस चेक्स को राइट करके किसी और को फंड ट्रांसफर कर सकते हो। उसी को हम लोग डिपॉजिट मनी बोलते हैं। डिपॉजिट मनी या बैंक मनी रेफर्स टू मनी विच इज made into the bank. Basically bank accept your money as deposit and allows you to transfer that money by the instruments of checks. checks को आप ड्रॉ करके किसी और को वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। सो देख लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। डिपॉजिट मनी और बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच चेक कैन बी ड्रॉन। Customers of the bank deposit paper notes and coins with the bank for safekeeping, for keeping a safety of their money. These deposits are payable on demand and they can be transferred from one person to another. And on the basis of these deposits, people can draw checks for making payment. They can write checks for making payment to others. The check is an instruction to the bank to make payment or to make transfer equal to the amount mentioned in the check. It is an instrument, it is a zariya used for transferring deposit and it offers same convenience as money. So deposit can also be converted into cash on demand. आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो चेक वाले अमाउंट को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है HOTS, ये वाला पार्ट, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नाउ क्या बैंक मनी या चेक को जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ पेमेंट, क्या वो लीगल टेंडर है? क्या वो लीगली अप्रूव्ड है बाय द गवर्नमेंट? नो, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, इट इज नॉट लीगली टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, approved by the government. You are using checks or people are using checks because of their faith in bank. बैंक कल को अगर पैसा घपला करके लेके चल जाता है तो इट इज नॉट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकवर दैट मनी फॉर द पब्लिक। सो बैंक मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। हम लोग फेथ के वजह से, बिलीफ की वजह से उसको यूज कर रहे हैं। It should be noted that check themselves are not money. It is the bank deposit on the basis of which checks are drawn that is considered to be money. Check itself is not money. So people can accept payment through checks as well. And उसके बाद आता है limited legal tender and unlimited legal tender. Basically ये क्या होता है कि इंडिया में जब पैसे कॉइन्स चलते थे, आप उन पैसे कॉइन्स को अप टू अ सर्टेन लिमिट पेमेंट कर सकते थे। सपोजिटली आपको मेरे को पेमेंट करना है एक्स अमाउंट का एंड आप उसके लिए 50 पैसे कॉइन्स लाए हो पेमेंट करने के लिए, 50 पैसे का सिक्का लाए हो, तो मैं एज अ पर्सन मैं आपसे 50 पैसे का सिक्का ओनली अप टू ₹25 एक्सेप्ट करने के बाद डिनाई कर सकता हूं कि मुझे अब 50 पैसे वाला कॉइन्स में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे अब नोट्स में या दूसरे कॉइन्स में पेमेंट चाहिए। सो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है दैट अ पर्सन एक्सेप्ट दैट denomination, that category of money as a means of payment, as a medium of payment up to a specified limit, एक limit तक, beyond which a person can reject that and they can ask for some different denomination of currency or the category of currency.
बट अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसको आपको बिना किसी अपर लिमिट के, ठीक है, बिना किसी अपर लिमिट के या लिमिट के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। यानी इंडिया में जितने भी नोट्स है, करेंसी नोट्स है, वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। पीपल कैनॉट एक्सेप्ट, पीपल कैनॉट डिनाई इट एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट beyond a certain limit. That is unlimited legal tender. I hope that is clear. So limited legal tender is a money which is accepted as legal tender only up to a certain maximum limit. It cannot be forced upon the people beyond that limit. In India, coins of small denomination like 5, 10, 20, 25 paise coins are legal tender money only up to rupees 1000. So किसी को अगर आपको 1000 रुपए तक का पेमेंट करना है कॉइन्स में तो आप कर सकते हो, beyond which a person can deny it, reject it. But unlimited legal tender on the other hand is the money which a person has to accept without any maximum limit. In our country, currency notes of all denomination, of all category are unlimited legal tender money. I hope that is clear. इतना आपको आ गया है समझ में। चलिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी यानी एकदम लाइक मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। उसके बाद कुछ एडिशनल बेनिफिट मनी के होने की वजह से जिनको हम लोग सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। एंड मनी इकोनॉमिक डिसीजंस में इकोनॉमिक एंटिटीज को लाइक हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर्स को, मैक्रो लेवल पे नेशनल इनकम से एसोसिएटेड हेल्प आउट करता है कुछ डिसीजन बनाने में, तो उसको हम लोग कंटिंजेंट फंक्शन में डालेंगे। So we have three types of function associated with money. We have primary, the most essential function; secondary, that is the additional benefit; and money acting as an instrument in taking economic decision, which is contingent function. So start करते हैं primary function. These are the fundamental and the most essential functions of money. पहला है medium of exchange. क्योंकि money का general purchasing power है, मनी के थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हो बोल के इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ट्रेडिंग करने में, बाइंग एंड सेलिंग करने में मनी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा फॉर कैरिंग आउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज मनी हैज अ जनरल परचेजिंग पावर। सो आप देख लीजिएगा, मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कमांड्स परचेजिंग पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज पीपल वांट. Money is generally and widely accepted as a medium with which most of the purchases and sales are made. ठीक है। Second is acting as a measure of value. जैसा कि मैंने आपको कहा कि बार्टर सिस्टम में आप एक गुड के वैल्यू को दूसरे गुड के टर्म में ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर मेजर करते थे, बट मनी के होने के वजह से डिमांड सप्लाई को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट का वर्थ यानी कि प्राइस निकालना हो गया आसान। So money is something which acts as a measure of value. The worth of the product can be estimated, can be determined in terms of money using demand and supply. ठीक है? So just as we use kilogram in measuring weight, similarly for measuring the value of commodity, we take money as a keyword is unit of account. कहाँ गया? We take money as a unit of account. This is your main keyword. ठीक है, money is used as a unit of account. देखिए मैंने डाला भी है measure of value के लिए unit of account. And money यानी प्रोडक्ट के वैल्यू को जिसमें मेजर करते हैं उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। प्राइस और कुछ नहीं है, प्राइस इज जस्ट द यूनिट ऑफ मनी फॉर विच अ कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज्ड और सोल्ड। आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग टू द सेकेंडरी फंक्शन यानी सम एडिशनल बेनिफिट ऑफ मनी, ये प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव होता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। सो बेसिकली ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ही है डेफर्ड पेमेंट, बट यहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम भी आ जा रहा है, यानी ये एक्सटेंड हो जा रहा है इनटू फ्यूचर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सिंपल सा बात में कि आपने कोई गुड्स खरीदा लेकिन आप बोल रहे हो मैं फ्यूचर में इसका पेमेंट कर दूंगा, आगे जाके पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि मनी का वैल्यू रिड्यूस नहीं होगा बोल के सामने वाला अग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है आप प्रोडक्ट अभी लेके जाइए, आप फ्यूचर में इसका पेमेंट कर दीजिएगा। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट। Money acting as a standard of deferred payment means that payment to be made in future can be stated in money terms. It is just an extension of medium of exchange money. Here again money is used as a medium of exchange, but this time the payment is spread over a period of time.
In modern economy, many transaction involves payment in future like interest, rent, salary, pension, loan, insurance, premium, etc. These payment are expressed in terms of money. ठीक है? At the same time, money acts as a store of value. आप मनी को फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर करके रख सकते हो, या तो आप मनी को डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करके रख सकते हो. लिक्विड फॉर्म मतलब मनी इज रेडिली अवेलेबल टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट, या आप मनी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एसेट एंड देन उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट हो उस एसेट को सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके. नाउ जब आप मनी को एसेट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हो ताकि फ्यूचर में वो कन्वर्ट हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं नियर मनी या मनी एट कॉल. ठीक है? व्हेन मनी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इट इज रिगार्डेड एज नियर मनी, और उसको मनी एट कॉल भी बोलते हैं. यानी दीज आर हाईली लिक्विडेबल एसेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लिक्विडेबल एसेट है. आप उसको एनी टाइम मार्केट में सेल करके कैश करा सकते हो, मनी में कन्वर्ट करा सकते हो. ठीक है? वही है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन. एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि क्योंकि मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, सब कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, देयरफॉर जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो, यू आर गिविंग द पर्सन मनी and thereby you are transferring the worth or the value of that product in terms of money. And वही सामने वाला पर्सन को जब कोई और गुड्स चाहिए होगा तो वो भी सामने वाला इंसान को मनी ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि उसका वर्थ मनी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा. So money can be used for transferring the value of the product or the worth of the product. That is transfer of value function of money. I hope that is clear. नाउ टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट फंक्शन. कंटिंजेंट का मतलब हो गया कि वो फंक्शन जो कि असिस्ट करेगा हमें इकोनॉमिक डिसीजंस बनाने में. तो सबसे पहला फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी. आप याद करिए आपने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था. चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि एक रैशनल कंज्यूमर जब अपना डिसीजन बना रहा है एज टू कितना गुड्स एंड सर्विसेज अ रैशनल कंज्यूमर शुड परचेज, तो उस टाइम पे वो रैशनल कंज्यूमर क्या देखेगा. रैशनल कंज्यूमर देखेगा कि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई है, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो. यू रिमेंबर दिस कंडीशन, ये आपको याद होगा चैप्टर 3 में. अगर नहीं याद है आप जाके चैप्टर 3 मेरा देखिए, दोबारा से उसको कंप्लीट करिए एंड देन आइए. ठीक है? इकोनॉमिक्स में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. सो मार्जिनल यूटिलिटी, द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो. तो ये जो प्राइस रेशियो है, ये जो प्राइसेस है, इसको मेजर किस में किया जाएगा. इसको मेजर किया जाएगा मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. क्योंकि इसको मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी इज असिस्टिंग कंज्यूमर्स इन डिराइविंग देयर डिसीजन मेकिंग एज टू हाउ मच कमोडिटी अ कंज्यूमर शुड परचेज. कितना उन्हें खरीदना है वो डिपेंड करेगा मनी के ऊपर. ठीक है? टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट. फैक्टर इनपुट का मतलब हुआ प्रोड्यूसर्स डिसीजन. एक प्रोड्यूसर का गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते वक्त उसके पास एक तरीका है प्रॉफिट को बढ़ाने का, वो है कॉस्ट को कवर अप करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर पाए या कंट्रोल कर पाए तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ जाएगा एक प्रोड्यूसर के लिए. अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? कॉस्ट को कंपेयर करेगा. कैसे कंपेयर करेगा? एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कैसे कर सकता है? या तो लेबर्स को ज्यादा हायर करके, या तो कैपिटल को ज्यादा हायर करके, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अब वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में वेजेस को देखेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में इंटरेस्ट को देखेगा, दोनों का कॉस्ट कंपैरिजन करेगा एंड व्हिचएवर इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो उसको अडॉप्ट कर लेगा अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. तो यहां पे जो कॉस्ट कंपैरिजन हो रहा है या डिसीजन मेकिंग हो रहा है एज टू कौन सा फैक्टर इनपुट को एम्प्लॉय करना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो रहा है कि कॉस्ट कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी. So it is money which is assisting the producer in taking the decision making as to which factor input should be employed in production of goods and services. I hope that is clear. उसके बाद आएगा अपना distribution of national income. Now, national income basically क्या है? It is the value of goods and services. यही हमने सीखा, right? Chapter 12 में what is income? How is income determined? Income is determined by the production of goods and services.
जब गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है तो इकोनॉमिक इंटरैक्शन की वजह से इनकम जनरेट होता है। तो इनकम और कुछ नहीं है, बस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू को ही हम लोग इनकम बोलते हैं। अब जब आप किसी और को बांटोगे, किसी और का इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या बोलोगे? उसका इनकम इतना केजी टमाटर, इतना केजी आलू, इतना केजी अनियन, इतना बाईसाइकिल्स, इतना कार्स, इतना मोटरसाइकिल, ऐसे बोलोगे? नहीं ना। आप गुड्स के टर्म में तो इनकम को स्टेट नहीं करोगे, रादर उन गुड्स के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करके फिर स्टेट करोगे। सो इट इज मनी विच इज हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी जब किसी का नेशनल इनकम, पूरे देश का नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाएगा, उसको एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ मनी किया जाएगा, ना कि इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट कंटेंजेंट फंक्शन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब हुआ कि मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होते हैं, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है, या चेक्स यूज हो रहा है, या ड्राफ्ट यूज हो रहा है, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। इन सब के पीछे एट द बैक ऑफ ऑल दिस देयर इज मनी। पीपल नो कि उनको इनके अगेंस्ट में कैश मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। दैट इज व्हाई पीपल आर यूजिंग दीज क्रेडिट मोड्स, दीज क्रेडिट सिस्टम। सो मनी इज बिहाइंड एवरी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को यूज भी नहीं करेगा। ठीक है। सो एक्टिंग एज अ बेसिस, बेसिस का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सिस्टम। Money provides the basis, that is the support of the credit system. Without money, credit instrument like check, bills of exchange cannot function. Money is at the back of all the credit. I hope that is clear. आपको समझ में आ गया? तो अभी इस वीडियो के लिए मैं इतना पे ही रुक रहा हूं। सप्लाई ऑफ मनी और इन्फ्लेशन बाकी है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। आई एम टीचिंग एवरीथिंग इन एक्सट्रीम ग्रेट डिटेल. Kindly show some support. It will motivate me to make more such videos. ठीक है। And if you are wondering कि आपको ये notes कहाँ से मिलेगा, for getting this notes you need to download my app Aryan Tutorial if you are an Android user, and if you are an Apple iOS user then you need to download Class Plus app. ठीक है। You need to download Class Plus app and then punch in my organization code which is PLYMMV. वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एट ₹249 एज अ पेड नोट्स मैंने डाल दिया है। इट इज ई नोट्स, काइंडली गो परचेज दैट। आपको आपका फ्रैंक आईएससी से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल्ड और इलैबोरेटेड है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डाल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है एंड उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया है इन नोट्स के बारे में। 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई होल्ड। आई कैन अश्योर यू कि आप इसको परचेज करोगे, आपका बेनिफिट ही होगा। कुछ टाइम बाद मैं सैंपल पेपर्स भी लेके आऊंगा, वन ऑफ द टॉप नॉच एंड बेस्ट क्वालिटी सैंपल पेपर। ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा विच इज बोर्ड एसोसिएटेड। इजी क्वेश्चंस अब और काउंसिल नहीं पूछ रहा है, सब कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हिसाब से बन रहा है, तो मैं उसको भी लॉन्च करूंगा। एट द सेम टाइम मैं अपने ऐप में लाइव क्लासेस लेके उनका पूरा सोल्यूशन सॉल्व कराऊंगा। आपको आंसर की भी हैंड रिटन मेरा लिखा हुआ मिलेगा कि आपको क्या लिखना है, किस चीज को अंडरलाइन करना है, कैसे करना है। So with this, I take your leave. I hope you're liking my content. Please do like, share, subscribe to my YouTube channel. Share this video with your friend. I'll see you in my next video. Till then, keep studying, keep smiling. Take care. Bye-bye.